नमस्कार दोस्तों, राम राम। मैं हूं योगेश और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वो भी मेरी जुबानी। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही डरावनी कहानी लेकर आया हूं। यह कहानी किसी किताब या फिल्म से नहीं ली गई है। यह कहानी है अंकुर की, एक ऐसे इंसान की जिसने पहाड़ों को हल्के में ले लिया। एक रात सुनसान जंगल की सड़क पर रुकी एक गाड़ी, एक दिखती न दिखती लड़की और एक गलती जिसने जिंदगी भर का डर दे दिया। जो सफर दोस्तों की हंसी से शुरू हुआ था, वो धीरे धीरे किसी अनदेखी ताकत की पकड़ में आ गया। पहाड़ों में कुछ जगह होती हैं जहां रुकना मना होता है और कुछ आवाजें होती हैं जिन्हें सुनना नहीं चाहिए। अंकुर ने वो सब सुन लिया और आज भी वो आवाजें उसका पीछा करती हैं। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मुझे आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। तो चलिए दोस्तों, बिना समय बर्बाद किए कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम अंकुर है और जो कुछ मैं आपको बताने जा रहा हूं वो किसी किताब, फिल्म या इंटरनेट की कहानी नहीं है। ये वो सच है जो आज भी मेरी नींद छीन लेता है। जब भी रात में पहाड़ों की तस्वीर देखता हूं या घुमावदार सड़कों पर चलती कार की आवाज सुनता हूं, दिल अपने आप तेज धड़कने लगता है। क्योंकि पहाड़ सिर्फ खूबसूरत नहीं होते, वो याद रखते हैं। साल 2024, अप्रैल का महीना। हम 5 दोस्त, मैं, शिवम, कपिल, आदि और अमित, जिंदगी के उस मोड़ पर थे जहां सब कुछ अधूरा लगने लगता है। सपने थे मगर दिशा नहीं थी। 3 साल पहले देहरादून की एक डिफेंस एकेडमी में मिले थे। एयरफोर्स का सपना था मगर किस्मत ने साथ नहीं दिया। धीरे धीरे सब अपने अपने शहर लौट गए, ग्रेजुएशन किया और बस फोन कॉल्स पर दोस्ती जिंदा रही। लेकिन कभी कभी इंसान को लगता है कि अगर अब नहीं मिले तो शायद कभी नहीं मिलेंगे। 15 अप्रैल 2024 को कपिल ने व्हाट्सएप ग्रुप पर कॉल किया। उसकी आवाज में अजीब सी बेचैनी थी। यार, कब तक ऐसे ही फोन पर बात करेंगे? कुछ महीनों में कोई बाहर चला जाएगा, कोई शादी कर लेगा, फिर ये दोस्ती बस याद बन जाएगी। उसकी बात सुनकर कोई मना नहीं कर पाया। हम सब जानते थे वो सही कह रहा है। काफी सोच विचार के बाद जगह तय हुई। मुनस्यारी, उत्तराखंड। पहाड़, ठंडी हवा और एक आखिरी साथ। मेरे घर से मुनस्यारी सबसे नजदीक था। मैं बिसालपुर, उत्तर प्रदेश से था। मैंने कहा, तुम सब 2-3 दिन पहले मेरे घर आ जाओ, तैयारी करेंगे, फिर रोड ट्रिप पर निकलेंगे। उस वक्त हमें नहीं पता था कि ये रोड ट्रिप हमें सिर्फ मंजिल तक नहीं ले जाएगी, बल्कि किसी ऐसी चीज के बहुत करीब ले आएगी जिसे पहाड़ आज भी छुपा कर रखते हैं। 25 मई 2024 को सब मेरे घर पहुंच गए। घर हंसी मजाक से भर गया। माँ ने खाना बनाया, पापा ने ट्रिप के लिए सलाह दी और हम बस बच्चे बन गए। 26 मई पूरा दिन आराम में निकल गया। 27 मई को शाम में निकलने का प्लान था। मैंने सबको कहा 6 बजे के बाद निकलेंगे, ट्रैफिक कम रहेगा। अब सोचता हूं, काश उस दिन ट्रैफिक होता। शाम 5 बजे गाड़ी में सामान रखा। मेरी टाटा हैरियर तैयार थी। 7 बजे के आसपास हम निकल पड़े। म्यूजिक बज रहा था, बियर ली थी। 3 साल बाद मिलने की खुशी थी। हमें लगा था ये रात हमारी दोस्ती को और मजबूत करेगी। हमें ये बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये रात किसी एक को तोड़ देगी। बिसालपुर से करीब 90 किलोमीटर बाद खटीमा का इलाका आता है। वहां से आगे लगभग 18 किलोमीटर का घना जंगल है। रात के लगभग 1:15 बज रहे थे। सड़क सुनसान थी। पेड़ों की छाया कार की लाइट में अजीब सी लग रही थी। तभी पीछे से आधी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। भाई, गाड़ी रोक, टॉयलेट जाना है। मैंने गाड़ी साइड में रोकी, जंगल के बीच। मजाक में कहा, जिसे जाना हो अभी चला जाए, बाद में नहीं रोकूंगा। सब हंसने लगे। हमें नहीं पता था हमने गाड़ी नहीं बल्कि खुद को रोक दिया है। आदि को गए हुए 8-10 मिनट हो गए, वो वापस नहीं आया। कपिल बोला, इतनी देर क्यों लग रही है? अमित हंसते हुए बोला, बियर पी है, साइड में सो गया होगा। अमित बाहर गया। कुछ सेकंड बाद उसने आवाज दी, अरे आदि यहीं खड़ा है। हम सब बाहर निकले। आदि जंगल की तरफ देख रहा था, बिल्कुल चुप। अमित बोला, क्या देख रहा है? आदि ने कहा, भाई वहां एक लड़की खड़ी है। हम सब ने देखा, कुछ नहीं था। आदि बोला, वो अभी जंगल में गई है।
उस पल पहाड़ों ने हमें पहली बार देखा। हमने उसे शराब का असर समझा, जबरदस्ती गाड़ी में बैठाया। 10 मिनट बाद आदि फिर बोला, भाई वो फिर दिखी है। इस बार आवाज में जिद थी। हम रुके, गाड़ी से उतरकर पीछे गए। एक पतली सी पगडंडी जंगल में जा रही थी। आदि बोला, यही थी वो। अमित ने कहा, चलो थोड़ा अंदर देख लेते हैं। यहीं हमने पहली बड़ी गलती की। 50 मीटर अंदर जाकर एक पुराना सा घर दिखा। 3 दीवारें पत्थर की, सामने की दीवार काली जैसे जली हुई। शिवम की नजर दीवार पर गई। सफेद रंग से लिखा था, आ जाओ, कोई तुमसे मिलने आया है। उस वाक्य ने हम सब की रीढ़ में ठंड भर दी। हमने आदि को घसीटकर बाहर निकाला, गाड़ी में बैठाया। वो चिल्ला रहा था, मिलने दो मुझे। 9:45 हो चुके थे। हम आगे बढ़े। मन में डर था, मगर अभी नहीं पता था, ये सिर्फ शुरुआत है। नौला पानी में रुके, चाय पी। आदि फिर बोला, कुर्सी पर लड़की बैठी है। हमने पहली बार मजाक करना बंद किया। रात 1:30 बजे चूर्णी के पास गाड़ी रुक गई और यहीं से कहानी ने हमें छोड़ना बंद कर दिया। नौला पानी से निकलते वक्त रात के करीब 12 बज चुके थे। चाय ने थोड़ी थकान तो दूर कर दी थी, लेकिन मन के अंदर जो डर बैठ चुका था वो किसी कैफीन से जाने वाला नहीं था। मैंने गाड़ी के शीशे में पीछे देखा। आदि बीच वाली सीट पर बैठा था, सिर झुकाए, बिल्कुल चुप। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अंदर से उसका मुंह बंद किए बैठा हो। तभी कपिल बोला, अंकुर अब तू पीछे बैठ जा, मैं चला लेता हूं। मैं मान गया, मन वैसे भी भारी था। गाड़ी स्टार्ट हुई। पहाड़ी सड़क शुरू हो चुकी थी। चारों तरफ घना अंधेरा और बीच बीच में पेड़ों की परछाइयां ऐसे लगती थीं जैसे कोई सड़क के किनारे खड़ा होकर हमें देख रहा हो। हम हंसने बोलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बातें जबरदस्ती की लग रही थीं। करीब 1 घंटे बाद कपिल ने अचानक कहा, भाई गाड़ी खिंच नहीं रही। उसने एक्सीलरेटर दबाया, लेकिन स्पीड नहीं बढ़ी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई पीछे से गाड़ी को पकड़कर रोक रहा हो। मैंने कहा, पहाड़ है, चढ़ाई है, ऐसा लगता है, लेकिन दिल के अंदर कुछ और ही कह रहा था। तभी गाड़ी ने झटका खाया और बंद हो गई। बिल्कुल सुनसान सड़क, दूर दूर तक कोई रोशनी नहीं। रात करीब 1:30 बज रही थी। उस पल पहली बार एहसास हुआ कि हम सच में अकेले हैं, और शायद सिर्फ हम ही नहीं। कपिल और मैं बाहर उतरे, बोनट खोला। इंजन से हल्की भाप उठ रही थी। हमने पास का पानी डाला और तय किया कि कुछ देर इंतजार करेंगे। सिगरेट जलाई, लेकिन हाथ कांप रहे थे। आसपास जंगल की आवाजें अब साफ सुनाई दे रही थीं। झिंगुर, हवा में पत्तों की सरसराहट और कभी-कभी कोई अनजानी सी आवाज जिसे दिमाग जानवर मानकर चुप हो जाता है। करीब 20 मिनट बाद कपिल ने कहा कि वो अब ड्राइव नहीं करेगा। मैंने ड्राइवर सीट संभाली। 2 किलोमीटर भी नहीं चले होंगे कि गाड़ी फिर से बंद। इस बार स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। मैंने मोबाइल निकाला। नेटवर्क कमजोर था, लेकिन किसी तरह गूगल पर पास के मैकेनिक ढूंढे। 2 ने फोन नहीं उठाया, तीसरे ने साफ मना कर दिया। चौथे ने फोन उठाया। उसकी आवाज में अजीब सी सख्ती थी। मैंने पूरी स्थिति बताई। उसने कहा, भैया सुबह 5 बजे आ पाऊंगा। अभी आप सब गाड़ी के अंदर जाओ, शीशे बंद रखो, बाहर मत निकलना। मैंने पूछा, क्यों? उसने बिना रुके कहा, बस मेरी बात मानो। कोई आवाज आए, कोई दिखे, कोई नाम लेकर बुलाए, बाहर नहीं निकलना। उसने ये लाइन 2 बार दोहराई। फोन कटते ही मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मुझे पहली बार खटीमा वाला जंगल याद आया, और वो लड़की। मैंने शिवम को बुलाया और धीमे से कहा, आदि को बीच में बिठाओ, दोनों तरफ से पकड़कर। उस पल हमें समझ आ गया था, ये कोई नॉर्मल ट्रिप नहीं रही। हम सब गाड़ी में बैठ गए। शीशे पूरी तरह बंद, ब्लोअर ऑन। अंदर घुटन सी थी, लेकिन कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। अमित ने माहौल हल्का करने की कोशिश की। बोला, यार सुबह इस पर हंसेंगे। हम जबरदस्ती मुस्कुरा दिए। गाने चलाए गए, लेकिन हर आवाज बाहर की खामोशी से टकराकर और डरावनी लग रही थी। रात 2:30 बजे के करीब अचानक दूर से हेडलाइट दिखी। सब चुप हो गए। एक कार आकर हमारी गाड़ी के बगल में रुकी। अंदर एक बुजुर्ग अंकल और आंटी थे। अंकल ने शीशा नीचे किया और इशारे से पूछा, यहां क्या कर रहे हो? कपिल ने फुसफुसाकर कहा, शीशा मत खोलना। लेकिन अमित बोला,
शायद गांव वाले हैं। मैंने थोड़ा सा शीशा नीचे किया और पूरी बात बताई। अंकल ने ध्यान से सुना, फिर बोले, अच्छा किया गाड़ी में बैठे हो, बाहर मत निकलना, यहाँ जंगली जानवर भी हैं और बाकी चीजें भी। उन्होंने बाकी चीजें पर जोर दिया। फिर उन्होंने भी यही कहा, कोई बुलाए तो मत जाना। इतना कहकर वो चले गए। उनके जाने के बाद गाड़ी के अंदर सन्नाटा और गहरा हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने हमारे डर को शब्द दे दिए हों। अब ये सिर्फ हमारा वहम नहीं था। अंकल की जाने के करीब 15 मिनट बाद आदि ने करवट बदली। उसकी सांसें तेज थीं। उसने कहा, मुझे घुटन हो रही है। हमने कहा, थोड़ा शीशा नीचे कर देते हैं, लेकिन वो बोला, नहीं, मुझे बाहर जाना है। उसकी आवाज में अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कोई अंदर से उसे धक्का दे रहा हो। कपिल और शिवम जो आधी नींद में थे, चौंक गए। अमित ने सख्ती से कहा, कोई बाहर नहीं जाएगा, लेकिन आदि ने अचानक गेट खोल दिया और बाहर निकल गया। हमने भी शीशे थोड़े नीचे कर दिए। बाहर अंधेरा था, बस हमारी हेडलाइट्स की रोशनी। 1 मिनट, 2 मिनट, तभी मुझे लगा कि कोई बात कर रहा है। मैंने अमित से कहा, सुन, आदि किसी से बात कर रहा है। अमित बोला, फोन होगा, लेकिन ध्यान से सुनने पर साफ था वो जवाब दे रहा था किसी के सवालों पर। और जवाब देने के बीच बीच में एक हल्की औरत की आवाज भी थी, जो हमें साफ सुनाई नहीं दे रही थी, बस महसूस हो रही थी। मैंने गाड़ी का दरवाजा थोड़ा खोला और बाहर झांका। आदि सड़क के किनारे बने छोटे से पुलिया पर बैठा था, किसी की तरफ गर्दन मोड़े। वहां कोई नहीं था, फिर भी वो मुस्कुरा रहा था। उस पल मेरे अंदर कुछ टूट गया। मैंने कहा, सब बाहर आओ अभी। हम सब उसके पास पहुंचे। अमित ने पूछा, किससे बात कर रहा है? आदि ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने गर्दन सीधी की और अमित को ऐसे घूरा जैसे पहचान ही ना रहा हो। मैंने जोर से कहा, आदि क्या हुआ है? उसने मेरी तरफ देखा और तभी उसकी आवाज बदल गई। एक पल के लिए लगा जैसे किसी और ने उसके मुंह से बोलना शुरू कर दिया हो। उसने कहा, तुम लोग मुझे बात भी नहीं करने देते। ये लाइन आधी उसकी, आधी किसी और की थी। फिर उसी पल एक और आवाज गूंजी, पतली, ठंडी और औरत की। अमित कांपते हुए बोला, ये क्या कर रहा है? आदि हंसने लगा, बोला, मैं उसे वापस ले जाऊंगा। अमित ने पूछा, किसे? जवाब आया, जिसे तुम लोग उसके घर से ले आए थे। उसने हाथ से जंगल की तरफ इशारा किया। मेरी टांगों में जान नहीं रही। हमें समझ आ गया, वो लड़की, वो घर, सब जुड़ा हुआ था। अचानक आदि उठ खड़ा हुआ और गाड़ी के पीछे जाकर धक्का देने लगा। हैरानी की बात यह थी कि इतनी ताकत उसमें पहले कभी नहीं थी। गाड़ी हिलने लगी। अगर वो गड्ढे में चली जाती, हम सब मर जाते। हमने उसे पकड़ा, थप्पड़ मारे, लेकिन वो हंसता रहा। बोला, मुझे मारोगे तो कोई नहीं बचेगा। उस पल डर शब्द से आगे निकल चुका था। कपिल ने अचानक कहा, ध्यान दिया? वो गाड़ी पूरी ताकत लगा रहा है, फिर भी गाड़ी जा नहीं रही। तभी मेरी नजर डैशबोर्ड पर रखी छोटी सी बजरंगबली की मूर्ति पर गई। पता नहीं क्यों, लेकिन उसी पल दिल में उम्मीद की एक चिंगारी जली। मैंने अमित को इशारा किया। हम गाड़ी के अंदर गए, मूर्ति निकाली, पास पड़े तौलिए में लपेटी और जल्दी जल्दी एक माला सी बना ली। सब कुछ बिना बोले हो रहा था, जैसे हम खुद नहीं, कोई और हमें चला रहा हो। मैं धीरे धीरे आदि के पास गया। उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। जैसे ही मैंने वो तौलिया उसके गले में डाला, उसका शरीर झटके खाने लगा। वो चिल्लाया, मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी। उसकी आवाज पूरी तरह बदल चुकी थी। फिर एक तेज चीख और वो जमीन पर गिर पड़ा, बेहोश। हम सब पसीने में भीगे हुए थे। उसे उठाकर गाड़ी में लिटाया, दरवाजे बंद किए। किसी में बोलने की ताकत नहीं थी। हमने बस भजन चलाया। पूरी रात यूं ही काटी, डर, प्रार्थना और पछतावे के बीच। सुबह 5:30 बजे मैकेनिक आया। जैसे ही उजाला हुआ, डर थोड़ा कम लगा, लेकिन अंदर कुछ स्थायी रूप से बदल चुका था। मैकेनिक ने गाड़ी देखी और कहा कि क्लच प्लेट की दिक्कत थी। जब हमने उसे रात की सारी बातें बताईं, उसने बिना हैरानी के कहा, यह इलाका ऐसा ही है। उसने पास के सिद्धेश्वर हनुमान मंदिर का नाम लिया और कहा, पहले वहां जाओ। हम वहीं गए। आदि अब भी कमजोर था, लेकिन होश में था। मंदिर में पंडित जी ने मंत्र पढ़े, जल छिड़का और प्रसाद दिया। थोड़ी देर में आदि सामान्य लगने लगा। हम सब ने राहत की सांस ली। लेकिन तभी पंडित जी ने जो कहा, उसने फिर से दिल बैठा दिया। उन्होंने कहा, लड़का ठीक है, लेकिन जो आया था वो बाहर खड़ा है। अमित ने कांपती आवाज में पूछा, मतलब? पंडित जी बोले, उसकी एक चीज अभी भी तुम्हारे पास है। जब तक वो वापस नहीं करोगे, पीछा नहीं छोड़ेगी।
फिर उन्होंने आदि के पैर की तरफ इशारा किया। वहां किसी औरत का मंगलसूत्र उलझा हुआ था। उसी पल हमें समझ आ गया, कहानी अभी खत्म नहीं हुई। पंडित जी की बात सुनते ही ऐसा लगा जैसे मंदिर की जमीन मेरे पैरों के नीचे से खिसक गई हो। जो हम समझ रहे थे कि सब खत्म हो गया, वो बस एक विराम था। आदि के पैर में उलझा वो मंगलसूत्र कोई साधारण चीज नहीं था। वो पत्थरों से बना था, भारी और ठंडा, जैसे रात की नमी अपने अंदर समेटे हो। पंडित जी ने उसे हाथ तक नहीं लगाया, बस दूर से देखते हुए बोले, इसे वहीं वापस छोड़कर आना होगा जहां से ये जुड़ा है। अकेले नहीं जाना, डर को साथ मत ले जाना, वरना वही तुम्हें पकड़ लेगा। उनकी आवाज में चेतावनी थी, लेकिन साथ ही एक थकान भी, जैसे उन्होंने ऐसी कहानियां पहले भी देखी हों। हम पांचों एक दूसरे का मुंह देखने लगे। जंगल में वापस जाने का ख्याल ही रूह कंपा रहा था, लेकिन कोई विकल्प नहीं था। अगर सच में वो शक्ति अभी भी बाहर खड़ी थी, तो भागने से कुछ नहीं बदलने वाला था। हमने तय किया कि दिन की रोशनी में ही लौटेंगे। मंदिर से निकलते वक्त मैंने पीछे मुड़कर देखा। मुझे कसम है, एक पल के लिए लगा जैसे मंदिर के बाहर खड़ी छाया हमें देख रही हो। मैं जानता हूं लोग इसे वहम कहेंगे, लेकिन पहाड़ों में वहम और हकीकत के बीच की रेखा बहुत पतली होती है। गाड़ी स्टार्ट हुई। आदि चुप था, जैसे अंदर से टूट चुका हो। मेरे दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी, जो चीज हमें जंगल से बाहर खींच लाई थी, वो हमें वापस बुला रही थी। हम उसी रास्ते से लौटे जहां रात में सब कुछ शुरू हुआ था। दिन की रोशनी में जंगल उतना डरावना नहीं लग रहा था, लेकिन हवा में अब भी वही अजीब सी भारीपन था। वो पगडंडी साफ दिख रही थी, जैसे जानबूझकर हमारा इंतजार कर रही हो। दिल कह रहा था कि यहीं रुक जाएं, लेकिन पैर अपने आप आगे बढ़ रहे थे। वही जला हुआ घर, वही काली दीवार। अब उस पर लिखा कुछ नहीं था, लेकिन दीवार से अजीब सी ठंड निकल रही थी। पंडित जी के कहे अनुसार हमने मंगलसूत्र वहीं पत्थर के पास रखा और पीछे हट गए। उस पल हवा तेज चली, पेड़ों की शाखाएं एक साथ हिलीं, जैसे किसी ने गहरी सांस ली हो। अचानक मुझे लगा जैसे किसी ने कान के पास फुसफुसाकर कहा, अब ठीक है। आवाज बहुत हल्की थी, लेकिन दिल तक उतर गई। आदि अचानक जमीन पर बैठ गया और रोने लगा। वो रो नहीं रहा था, बल्कि जैसे अंदर से कुछ बाहर निकल रहा हो। हमें समझ नहीं आया कि कुछ दिखाया नहीं, लेकिन माहौल बदल गया था। डर का वो दबाव जो सीने पर बैठा था, थोड़ा हल्का पड़ गया। हम बिना पीछे देखे गाड़ी में लौट आए। किसी ने एक शब्द नहीं बोला। पहाड़ों ने हमें वापस जाने दिया था। ये एहसान था या चेतावनी, हम नहीं जानते थे। उस दिन के बाद हम सब अपनी अपनी जिंदगी में लौट आए, लेकिन कोई भी पहले जैसा नहीं रहा। आदि को कुछ हफ्तों तक बुखार और अजीब सपने आते रहे। डॉक्टर ने सब नॉर्मल बताया, लेकिन हम जानते थे हर चीज रिपोर्ट में नहीं आती। मैं आज भी रात में ड्राइव करते वक्त जंगल के पास गाड़ी नहीं रोकता। पहाड़ों की इज्जत करता हूं, उनकी नियम मानता हूं, क्योंकि पहाड़ सिर्फ रास्ता नहीं दिखाते, वो याद भी रखते हैं कि तुमने कहां गलती की थी। इस कहानी को सुनाने का मकसद डर फैलाना नहीं है, बस इतना कहना है कि हर जगह अपनी सीमाएं होती हैं। हर संस्कृति के अपने नियम, अपने अदृश्य पहरेदार होते हैं। अगर तुम बाहरी हो तो ध्यान से चलो, ध्यान से रुको और बिना बुलाए अंदर मत जाओ, क्योंकि अगर पहाड़ों ने तुम्हें पकड़ लिया तो वो सीधे नहीं मारते, वो तुम्हें वापस बुलाते हैं, बार बार। आज भी कभी कभी फोन पर शिवम या कपिल से बात होती है तो बातचीत के बीच अचानक सन्नाटा आ जाता है। हम सब जानते हैं उस रात का एक हिस्सा अब भी हमारे साथ है। मेरा नाम अंकुर है और ये मेरी जिंदगी की वो सच्चाई है जिसे मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा। जंगल से मंगलसूत्र लौटा कर आने के बाद हमें लगा था कि अब सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन सच ये था कि असली असर अब शुरू हो रहा था। मुंशियारी हम पहुंचे जरूर, मगर वो ट्रिप वैसी नहीं रही जैसी हमने सोची थी। पहाड़ खूबसूरत थे, लेकिन मेरे लिए अब हर चोटी के पीछे एक साया छुपा हुआ लगता था। आदि ज्यादातर चुप रहता, कभी कभी बिना वजह घबरा जाता, जैसे किसी आवाज को सुन लिया हो। रात को होटल के कमरे में सोते वक्त उसने कई बार नींद में बड़बड़ाना शुरू कर दिया। शब्द साफ नहीं होते थे, लेकिन लहजा वही था, वही जो उस रात जंगल में सुनाई दिया था। मैंने एक रात उसका नाम लेकर उसे जगाया। वो हड़बड़ाकर उठा और पसीने में भीगा हुआ था। बोला, अंकुर।
वो सपना नहीं था। मैंने पूछा क्या? उसने बस इतना कहा, वो अभी भी मुझे देख रही है। उस पल मुझे एहसास हुआ कि जो चीज हमने छोड़ी थी उसका असर शायद पूरी तरह गया नहीं था। पहाड़ों में एक मान्यता है, कुछ आत्माएं चीजों से नहीं यादों से चिपकती हैं। हम सब कोशिश कर रहे थे कि ट्रिप को नॉर्मल रखें, फोटो खींचें, घूमें, हंसें, लेकिन हर हंसी बनावटी थी। 3 दिन बाद जब हम वापस लौटने लगे तो किसी ने राहत की सांस नहीं ली। उल्टा एक अजीब डर था, जैसे पहाड़ हमें जाते हुए भी देख रहे हों। वापसी की ड्राइव शांत थी, जरूरत से ज्यादा शांत। कोई म्यूजिक नहीं, कोई मजाक नहीं, सिर्फ सड़क, गाड़ी की आवाज और मन में चलते सवाल। रास्ते में एक जगह आदि ने अचानक कहा, यहां मत रुकना। मैंने ब्रेक नहीं लगाया, लेकिन पूछा क्यों? उसने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, यहां भी वही है। मैंने शीशे से देखा, कुछ नहीं था, लेकिन उस वक्त मैं उसकी बात को नजरअंदाज करने की हिम्मत नहीं कर पाया। बिसालपुर पहुंचते पहुंचते रात हो चुकी थी। सब ने मेरे घर पर ही रुकने का फैसला किया। मां ने सबको खाना दिया, लेकिन आदि ने ठीक से खाया नहीं। वो बार बार अपने पैर की तरफ देख रहा था, जैसे कुछ ढूंढ रहा हो। रात को सोते वक्त वो जिद करके लाइट जलाकर सोया। करीब 3 बजे उसकी चीख से मेरी नींद खुली। वो बिस्तर पर बैठा था, आंखें खुली, लेकिन वो मुझे नहीं देख रहा था। उसके मुंह से बस एक लाइन निकल रही थी, मैं वापस नहीं जाऊंगी। मैंने उसे पकड़कर झकझोरा। कुछ देर बाद वो सामान्य हुआ, लेकिन उसकी आंखों में डर ऐसा था जो झूठा नहीं हो सकता। उसी पल मैंने तय कर लिया, ये बात अब सिर्फ ट्रिप की कहानी नहीं रही। अगले दिन हमने आदि को डॉक्टर के पास ले जाने का फैसला किया। डॉक्टर ने सब नॉर्मल बताया, स्ट्रेस, थकान, नींद की कमी। लेकिन जो हम देख रहे थे वो मेडिकल भाषा में फिट नहीं बैठता था। घर लौटने के बाद भी आदि को अजीब आदतें हो गईं। वो अचानक चुप हो जाता, फिर बिना वजह किसी को घूरने लगता। कभी कभी उसके होंठ ऐसे हिलते जैसे वो मन ही मन किसी से बात कर रहा हो। एक शाम मैंने उससे सीधे पूछ लिया, सच बता, तू क्या देख रहा है? उसने मेरी तरफ देखा और बोला, वो मुझे जाने नहीं देना चाहती। वो कहती है कि तुम लोगों ने उसका घर तोड़ा। ये सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। हमने उसका घर नहीं तोड़ा था, लेकिन शायद उसकी शांति जरूर तोड़ी थी। उसी रात अमित ने एक तांत्रिक से संपर्क किया जो उत्तराखंड के लोक विश्वासों को समझता था। उसने फोन पर बस इतना कहा, अगर संपर्क अधूरा रहा हो तो वो पीछे आता है। उसका कहना था कि हमें उस जगह से जुड़ी हर चीज से दूरी बनानी होगी, बातें, तस्वीरें, यादें। लेकिन क्या यादों से भागा जा सकता है? उस रात मुझे पहली बार लगा कि ये कहानी सिर्फ आदि की नहीं है, हम सब इसका हिस्सा बन चुके हैं। दिन बीतते गए, लेकिन आदि की हालत में सुधार नहीं हुआ। उल्टा कुछ चीजें और साफ होने लगी। वो पहाड़ों की तरफ मुंह करके बैठ जाता और घंटों खामोश रहता। एक दिन उसने अचानक मुझसे पूछा, अगर कोई तुम्हें बार बार बुलाए तो क्या तुम जाओगे? मैंने जवाब नहीं दिया। उसने खुद ही कहा, पहाड़ बुलाते हैं अंकुर, और जो एक बार सुन ले वो पूरी जिंदगी अनसुना नहीं कर पाता। उसकी बातों में उसका लहजा नहीं, किसी और की समझ झलक रही थी। हमने तय किया कि उसे कुछ समय के लिए गांव भेज दिया जाए ताकि माहौल बदले। लेकिन जाते वक्त उसने मेरे कान में धीरे से कहा, वो रास्ता जानती है। उस पल मुझे पहली बार गुस्सा आया, पहाड़ों पर, उस लड़की पर और खुद पर। क्यों रुके थे हम उस रात? क्यों अंदर गए थे? कुछ सवालों के जवाब कभी नहीं मिलते, बस बोझ बनकर साथ चलते हैं। आदि के जाने के बाद भी चैन नहीं मिला। रात को मुझे भी सपने आने लगे, वही जंगल, वही पगडंडी और वही काली दीवार। फर्क बस इतना था कि अब दीवार पर लिखा था, वादा अधूरा है। मैं पसीने में भीग कर उठ जाता। सुबह उठते ही मोबाइल देखता कि कहीं आदि का कॉल तो नहीं आया। 1 हफ्ते बाद उसका फोन आया, आवाज कमजोर थी। उसने कहा, अंकुर, वो अब सपनों में नहीं आती, वो जागते में दिखती है। मैंने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन मुझे खुद नहीं पता था कि क्या कहूं। उसी दिन मुझे एहसास हुआ कि शायद हमने सिर्फ एक चीज लौटाई थी, पूरा हिसाब नहीं चुकाया था। पहाड़ों में आधा किया गया काम पूरा होने तक पीछा नहीं छोड़ता। मैंने दोबारा पंडित जी को फोन किया। उन्होंने मेरी बात सुनकर कहा, कुछ चीजें लौटाने से नहीं जाती, उन्हें विदा करना पड़ता है। उनका कहना था कि जो आत्मा आदि से जुड़ी थी
वो सिर्फ उस चीज से नहीं बल्कि हमारी मौजूदगी से भी बंध गई थी। उसने हमें देखा था, चुना था और सबसे कमजोर कड़ी आधी उसके लिए दरवाजा बन गया था। पंडित जी ने साफ कहा, अगर इसे यहीं रोका नहीं गया तो वो इसे वापस पहाड़ों की तरफ खींचेगी। उस रात मैंने पहली बार सोचा, क्या हमें दोबारा उत्तराखंड जाना पड़ेगा? ये सोच ही डरावनी थी, लेकिन शायद यही रास्ता था। अमित, कपिल और शिवम से बात हुई। कोई तैयार नहीं था, लेकिन कोई मना भी नहीं कर पाया। हम सब जानते थे, भागने से बात नहीं बनेगी। तय हुआ कि इस बार बिना ट्रिप, बिना मजाक, सिर्फ समाधान के लिए जाएंगे। मैंने गाड़ी की पूजा करवाई, हनुमान जी की वही मूर्ति दोबारा डैशबोर्ड पर रखी। इस बार कोई बियर नहीं, कोई म्यूजिक नहीं, सिर्फ मंत्र और सावधानी। पहाड़ हमें दोबारा बुला रहे थे और इस बार मना करना शायद सबसे बड़ी गलती होती। रास्ते में एक अजीब बात हुई। जैसे ही हम उत्तराखंड की सीमा में दाखिल हुए, आदि ने फोन किया। उसने बिना भूमिका के कहा, तुम लोग आ रहे हो ना? मैंने पूछा, तुझे कैसे पता? उसने बस हंसकर फोन काट दिया। वो हंसी मेरी रीढ़ में उतर गई। इसका मतलब था वो जानती थी, या शायद वो देख रही थी। उस रात हम किसी होटल में नहीं रुके, सीधे उसी इलाके की तरफ बढ़े जहां सब शुरू हुआ था। मन में डर था, लेकिन इस बार हम भाग नहीं रहे थे। इस बार हम सामना करने जा रहे थे। जंगल की हवा वैसी ही ठंडी थी, लेकिन अब मैं कांप नहीं रहा था। शायद डर की भी एक सीमा होती है। जैसे ही हमने गाड़ी रोकी, मुझे साफ एहसास हुआ ये जगह हमें पहचानती है। सवाल बस ये था कि क्या अब वो हमें जाने देगी। यही सोचते हुए मैं गाड़ी से उतरा और यहीं से शुरू हुआ हमारी जिंदगी का सबसे खतरनाक हिस्सा। जैसे ही मैंने गाड़ी से पहला कदम बाहर रखा, मुझे साफ महसूस हुआ कि इस बार माहौल अलग है। पहले डर था, अब चेतावनी थी। जंगल की हवा में वही पुरानी ठंडक थी, लेकिन इस बार वो सीधे दिल में चुभ रही थी। चारों तरफ वही ऊंचे पेड़, वही सन्नाटा और वही पगडंडी, जैसे समय वहीं रुक गया हो। अमित ने धीमे से कहा, कोई मजाक नहीं, कोई बहस नहीं, जो भी हो साथ रहेंगे। हमने सिर हिलाया। मेरे हाथ में हनुमान जी की माला थी और दिल में बस एक ही प्रार्थना कि आज जो भी हो यहीं खत्म हो जाए। जैसे जैसे हम आगे बढ़े, मुझे बार बार ऐसा लग रहा था कि कोई हमारे पीछे चल रहा है। पलट कर देखता तो कुछ नहीं, लेकिन पहाड़ों में कुछ नहीं भी बहुत कुछ होता है। अचानक आदि रुक गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया। बोला, वो यहीं है। उसकी आवाज में अब डर नहीं, थकान थी, जैसे वो बहुत दिनों से किसी बोझ को ढो रहा हो। उस पल मुझे उस पर गुस्सा नहीं आया, बल्कि दया आई। वो दरवाजा बन गया था अनजाने में, और अब उस दरवाजे को बंद करना था। हम उसी जले हुए घर के सामने खड़े थे। दिन के उजाले में भी वो जगह डरावनी लग रही थी। सामने की दीवार अब भी काली थी, जैसे आग कभी बुझी ही न हो। इस बार दीवार पर कुछ लिखा नहीं था, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था जैसे शब्द अभी अभी मिटाए गए हों। पंडित जी ने जो बताया था वो मेरे दिमाग में घूम रहा था। विदाई। अमित ने जमीन पर बैठकर पूजा की तैयारी शुरू की। कपूर, अगरबत्ती, जल। हमने मंत्र पढ़ना शुरू किया। शुरुआत में सब कुछ शांत था, फिर अचानक हवा तेज हो गई। पेड़ों की डालियां जोर से हिलने लगी। मुझे लगा जैसे कोई नाराज हो। तभी आदि के मुंह से एक धीमी आवाज निकली, मत करो। वो आवाज उसकी नहीं थी। मैंने हिम्मत जुटाकर कहा, अगर जाना है तो शांति से जाओ। ये कहते हुए मेरी आवाज कांप रही थी, लेकिन रुक नहीं सकती थी। उसी पल मुझे एहसास हुआ, डर को जितना दबाओगे वो उतना बढ़ेगा। यहां उसका सामना करना ही एकमात्र रास्ता था। अचानक आदि जमीन पर बैठ गया। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन चेहरे के भाव बदल रहे थे। कभी गुस्सा, कभी दर्द, कभी अजीब सी उदासी। उसके होंठ हिले और इस बार आवाज साफ थी, एक औरत की आवाज। उसने कहा, तुम लोगों ने मुझे देखा फिर छोड़ दिया। उस वाक्य में शिकायत थी, बदले की भावना नहीं। मैंने पूछा, तुम कौन हो? कुछ पल खामोशी रही, फिर जवाब आया, जो यहां की थी। उसने बताया कि वो सालों पहले इसी रास्ते पर मरी थी। किसी ने मदद नहीं की। धीरे धीरे उसकी याद, उसका नाम सब मिट गया। सिर्फ ये जगह बची। जब आदि रुका था उस रात, उसने पहली बार किसी ने उसे देखा था। पहाड़ों में देखा जाना भी एक रिश्ता बना देता है। वो रिश्ता गलत समय पर जुड़ गया था।
उसकी बात सुनते सुनते मेरी आंखें नम हो गईं। डर कम हो रहा था, समझ बढ़ रही थी। शायद हर आत्मा खतरनाक नहीं होती, कुछ बस सुनी जाना चाहती हैं। उसने कहा कि वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी, बस किसी को अपने साथ चलाना चाहती थी ताकि उसकी कहानी आगे बढ़े। लेकिन जब बजरंगबली की माला पड़ी तो वो डर गई। वो शक्ति उसके लिए सीमा थी। अमित ने कहा, हम तुम्हें याद रखेंगे लेकिन साथ नहीं ले जा सकते। कुछ पल तक कुछ नहीं हुआ, फिर हवा धीरे धीरे शांत होने लगी। आदि की सांसें सामान्य होने लगी। एक हल्की सी खुशबू आई, फूलों जैसी, और फिर सब शांत। कोई आवाज नहीं, कोई दबाव नहीं। मुझे लगा जैसे जंगल ने हमें स्वीकार कर लिया हो। उस पल समझ आया कि पहाड़ सजा नहीं देते, वो संतुलन चाहते हैं। हमने वहीं एक छोटा सा दीपक जलाया, बिना किसी नाम के, बिना किसी पहचान के, बस विदाई के लिए। जब हम वापस गाड़ी की तरफ बढ़े तो कदम भारी नहीं थे। आदि अब बिल्कुल सामान्य लग रहा था। उसने मेरी तरफ देखा और पहली बार सच्ची मुस्कान दी। बोला, अब आवाज नहीं है। यह सुनकर मेरे अंदर जमा हुआ डर पहली बार ढीला पड़ा, लेकिन राहत के साथ एक अजीब सी उदासी भी थी, जैसे किसी अधूरी कहानी को पूरा करके आए हों। गाड़ी स्टार्ट हुई और इस बार बिना किसी रुकावट के। किसी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। कुछ चीजों को पीछे ही छोड़ देना बेहतर होता है। रास्ते भर हम चुप थे, लेकिन ये चुप्पी डर वाली नहीं थी, ये थकान की थी, एक भावनात्मक थकान। हर किसी के चेहरे पर वही सवाल था, अगर उस रात हम नहीं रुके होते तो? लेकिन सवालों से ज्यादा जरूरी था सबक। पहाड़ों में हर रास्ता सिर्फ रास्ता नहीं होता, कुछ सीमाएं होती हैं जो दिखाई नहीं देती। उत्तराखंड की सीमा पार करते ही मैंने गहरी सांस ली। लगा जैसे कोई बोझ उतर गया हो। आदि सो रहा था, गहरी नींद, वो नींद जो हफ्तों से उससे दूर थी। मुझे यकीन हो गया ये आखिरी बार था। घर पहुंचकर हमने हनुमान जी का धन्यवाद किया। इस बार डर से नहीं, श्रद्धा से। मैं जानता था आस्था ने नहीं, सही समय पर सही फैसला लेने ने हमें बचाया था। दिन बीतने लगे, कोई अजीब सपना नहीं, कोई आवाज नहीं, लेकिन यादें थीं, और यादें हमेशा रहती हैं। मैंने तय किया कि यह कहानी दबाकर नहीं रखूंगा, क्योंकि अगर किसी को सुनाकर एक भी इंसान सावधान हो जाए तो शायद उस रात का मतलब पूरा हो जाए। घटना के बाद कुछ हफ्तों तक जिंदगी बाहर से बिल्कुल सामान्य लग रही थी। मैं फिर से ऑफिस जाने लगा, वही ट्रैफिक, वही लोग, वही स्क्रीन के सामने बीतता समय। लेकिन अंदर कुछ बदल चुका था। अब मैं चीजों को पहले जैसा हल्के में नहीं ले पाता था। देर रात अगर फोन की स्क्रीन अचानक जल उठे तो दिल एक पल को तेज धड़कने लगता। अगर खिड़की के बाहर हवा जरा तेज चल जाए तो कान अपने आप उस फुसफुसाहट को ढूंढने लगते। मैं जानता था कि वो अब नहीं है, लेकिन यादें अपने साथ डर का स्वाद छोड़ जाती हैं। सबसे अजीब बात यह थी कि मैं अब पहाड़ों की तस्वीरें भी देर तक नहीं देख पाता था। जो जगहें कभी सुकून देती थीं, अब चेतावनी जैसी लगने लगी थी, जैसे वो मुझे देख रही हूं पर बुला नहीं रही, बस याद दिला रही हूं। आदि पूरी तरह ठीक लग रहा था। वो हंसता था, बातें करता था, लेकिन कभी कभी उसकी हंसी के बीच एक अजीब सी खामोशी आ जाती थी, जैसे कुछ याद आ गया हो जिसे वो जुबान तक नहीं लाना चाहता। एक रात उसने मुझसे कहा, अंकुर, अगर उस दिन हम उसे सुने बिना चले जाते तो शायद वो आज भी वहीं होती। मैंने जवाब नहीं दिया। कुछ सवालों के जवाब देना जरूरी नहीं होता, बस उन्हें स्वीकार करना ही काफी होता है। उस रात मुझे पहली बार समझ आया कि हम सिर्फ अपनी सुरक्षा के लिए नहीं लौटे थे, बल्कि किसी और के लिए भी। ये सोच डर से ज्यादा भारी थी। कुछ दिनों बाद अमित ने बताया कि उसने पंडित जी को फोन किया था। पंडित जी ने बस इतना कहा, जो हुआ वो ठीक हुआ, लेकिन याद रखना पहाड़ तुम्हें पहचान चुके हैं। ये वाक्य सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। पहचान जाना, ये शब्द ही काफी था। उस दिन के बाद मैंने अपने जीवन में कुछ नियम बना लिए। बिना वजह रात में सफर नहीं, अनजान रास्तों पर रुकना नहीं, और किसी भी जगह को हल्के में नहीं लेना। ये डर नहीं था, ये सम्मान था। मुझे सपने आने लगे, डरावने नहीं बल्कि अजीब। सपनों में वही जंगल होता, लेकिन रोशनी में, वही रास्ता लेकिन खाली। दूर से कोई औरत खड़ी होती, चेहरा साफ नहीं दिखता, बस इतना कहती, ध्यान रखना। मैं घबराकर उठ जाता,
लेकिन दिल में डर नहीं होता, बस एक अजीब सी जिम्मेदारी का एहसास होता, जैसे किसी ने मुझे चौकीदार बना दिया हो, चेतावनी देने वाला। मैंने ये कहानी दोस्तों को सुनानी शुरू की, लेकिन हर किसी को नहीं। कुछ लोग हंसते, कुछ मजाक उड़ाते, लेकिन कुछ लोग चुप हो जाते। उनकी आंखों में वो पहचान होती जो सिर्फ वही लोग समझते हैं जिन्होंने कुछ ऐसा देखा हो। उन्हीं लोगों में से एक ने मुझसे कहा, ऐसी कहानियां इसलिए होती हैं ताकि लोग सीमा समझें। उस दिन मुझे यकीन हो गया, ये सिर्फ मेरी कहानी नहीं रही। धीरे धीरे मैंने नोटिस किया कि जब भी मैं पहाड़ों के पास से गुजरता हूं, मेरा मन अपने आप शांत हो जाता है। डर नहीं, बस सावधानी, जैसे कोई अंदर से कह रहा हो, अब तुम जानते हो। शायद यही सबसे बड़ा असर था उस घटना का, अनजान से जानने तक का सफर। 1 साल बाद हम सब फिर मिलने वाले थे। वही दोस्त, वही हंसी, लेकिन इस बार पहाड़ों की बात किसी ने नहीं छेड़ी। कुछ यादें आवाज नहीं मांगती, सिर्फ इज्जत चाहती हैं। मैंने तय किया कि अगर कभी बच्चे होंगे तो उन्हें डराना नहीं, सिखाना है कि हर जगह खेल का मैदान नहीं होती। कुछ जगहें मंदिर होती हैं, बिना मूर्ति के। आज भी जब कोई कहता है ये सब वहम है, तो मैं बहस नहीं करता, क्योंकि जो दिखता नहीं वो ना होने का सबूत नहीं होता। कहानी यहां खत्म नहीं होती, बस धीमी हो जाती है, क्योंकि कुछ सच्चाइयां शोर नहीं करती, वो बस इंतजार करती हैं कि अगला कौन सुनेगा। समय बीतने के साथ मैं लगभग ये मानने लगा था कि अब सब खत्म हो चुका है। जिंदगी अपनी पटरी पर लौट आई थी और डर बस यादों तक सिमट गया था। लेकिन कुछ घटनाएं होती हैं जो लौट कर नहीं आती, बल्कि चुपचाप याद दिलाती रहती हैं कि वो कहीं गई ही नहीं। एक रात करीब 2 बजे मेरा फोन अपने आप जल उठा। कोई कॉल नहीं, कोई मैसेज नहीं, बस स्क्रीन पर हल्की रोशनी। उस पल दिल ने वही पुराना झटका खाया। मैंने फोन उठाकर देखा, सब सामान्य था, लेकिन जैसे ही मैंने स्क्रीन बंद की, मुझे वही जानी पहचानी खुशबू आई, फूलों की। वही खुशबू जो उस जंगल में उस विदाई के वक्त आई थी। मैं देर तक बिस्तर पर बैठा रहा, डर से नहीं, बल्कि इस एहसास से कि कुछ रिश्ते जगहों से नहीं, अनुभवों से जुड़ जाते हैं। अगले दिन मैंने अमित को फोन किया, बिना भूमिका के बस पूछा, क्या तुम्हें भी कभी कभी कुछ महसूस होता है? उसने कुछ सेकंड चुप रहकर कहा, हाँ, लेकिन अब वो डराता नहीं। उसी जवाब ने मुझे समझा दिया कि ये सिर्फ मेरा वहम नहीं था। हम दोनों जानते थे जो हुआ था वो पूरी तरह पीछे नहीं छूटा, लेकिन अब वो बोझ नहीं था, वो एक निशान था। ऐसा निशान जो हर कदम सोच समझकर रखने की याद दिलाता है। शायद यही कीमत होती है सच देखने की। कुछ महीने बाद एक काम से मुझे फिर पहाड़ी इलाके में जाना पड़ा। इस बार अकेला था। गाड़ी चलाते वक्त दिल में अजीब सी बेचैनी थी, लेकिन डर नहीं। रास्ते में वही मोड़ आया जहां से जंगल का रास्ता अलग होता था। मैंने गाड़ी धीमी की, लेकिन रोका नहीं। उस पल मुझे लगा जैसे हवा ने मुझे छू कर कहा हो, इतना काफी है। ये आवाज नहीं थी, एहसास था। और मैं समझ गया कि हर बार सामना करना जरूरी नहीं होता, कभी कभी आगे बढ़ जाना ही सही फैसला होता है। उस सफर के बाद मैंने ये कहानी लिखना शुरू किया, पहले अपने लिए, फिर दूसरों के लिए। मैं नहीं चाहता था कि लोग इसे भूत प्रेत की कहानी समझें। ये सीमाओं की कहानी थी, सम्मान की कहानी थी, उन जगहों की कहानी थी जहां इंसान मेहमान होता है, मालिक नहीं। जब भी मैं लिखता, उंगलियां भारी हो जाती, जैसे शब्द भी जानते हों कि वो किसी आम अनुभव को नहीं, एक चेतावनी को दर्ज कर रहे हैं। कई लोगों ने मुझसे पूछा, क्या तुम्हें अब भी डर लगता है? मेरा जवाब हमेशा एक सा रहा, नहीं, अब समझ है। डर अंधेरे से होता है और समझ रोशनी है। उस रात ने हमें रोशनी दी थी, भले ही उसकी कीमत बहुत भारी थी। अगर सब कुछ आसान होता तो शायद हम कुछ सीखते ही नहीं। आज भी कभी कभी सपनों में वही रास्ता आता है, लेकिन अब मैं वहां रुकता नहीं, बस गुजर जाता हूं। और हर बार दिल में एक ही बात आती है, शुक्रिया, क्योंकि हर अनुभव नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं आता, कुछ हमें बड़ा बनाने आते हैं। आदि अब पूरी तरह आगे बढ़ चुका है। उसकी आंखों में अब वो बोझ नहीं है, लेकिन हम दोनों जानते हैं हम पहले जैसे नहीं हैं। कुछ देखने के बाद इंसान वापस मासूम नहीं बन सकता। अगर आप ये कहानी सुन रहे हैं या पढ़ रहे हैं
तो इसे मनोरंजन की तरह मत लेना, इसे एक इशारे की तरह लेना। हर जगह की अपनी मर्यादा होती है, और जो उन्हें नहीं मानते, पहाड़ उन्हें सजा नहीं देते, बस याद दिलाते हैं। मैं आज भी खुद को खुशकिस्मत मानता हूं कि हमें लौटने का मौका मिला। हर किसी को नहीं मिलता। कुछ लोग वहीं रुक जाते हैं, कहानियों में, फुसफुसाहटों में या रास्तों के मोड़ों पर। मेरा नाम अंकुर है और ये कहानी मैंने इसलिए सुनाई ताकि अगली बार जब आप किसी अनजान रास्ते पर रुकें तो सिर्फ ब्रेक नहीं, थोड़ा दिल भी लगाएं, क्योंकि कुछ जगहें देखी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं।